पढ़ रहे हैं आज की क्लास में क्या, मुगल शासक तो पढ़ रहे हैं, मुगल वंश पढ़ रहे हैं, मुगल काल पढ़ रहे हैं। लेकिन मुगल काल में हम लोग इससे पहले जब शुरू किए थे तो दो अच्छे महान योद्धा मुगल सम्राट बाबर के बारे में पढ़े जिन्होंने मुगल वंश को बनाया। उसके बाद पढ़े मुगल के दूसरे शासक को हुमायूं के बारे में, हुमायूं के इतिहास को खूब अच्छी तरह से पढ़ लिए। उसी बीच हुमायूं के जीवनी में भी एगो एंट्री कर गया था कौन, अफगानी शासक शेरशाह सूरी। तो 3 क्लास हम लोग का कंप्लीट हुआ। एक क्लास था बाबर का, दूसरा था हुमायूं का, और तीसरा क्लास में हम लोग पढ़े किसके बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में। और अब फिर से पुनः हम लोग मुगल वंश के अगले शासक के रूप में पढ़ रहे हैं किसके बारे में, अकबर के। तो शेरशाह सूरी को मुगल वंश से नहीं जोड़ेंगे, वह मुगल वंश का शासक नहीं था, वह किस वंश का था, सूरी वंश का था। और कौन से साम्राज्य के था, तो अफगानी साम्राज्य से संबंधित था, मुगल साम्राज्य से नहीं था, मुगल काल के वह शासक नहीं था, मुगल वंश के नहीं था, वह सूरी वंश के किस साम्राज्य से, अफगानी साम्राज्य से संबंधित था। और मुगल काल किस साम्राज्य से संबंधित है, तुर्क साम्राज्य से, तुर्की साम्राज्य से है। तो अब हम लोग मुगल काल के तीसरे शासक, यह भी बहुत ही महान शासक हुए। मुगल काल में सबसे महान और शक्तिशाली शासक हुए तो वे शासक रहे अकबर। आज हम लोग अकबर की जीवनी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसके इतिहास को देखेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं क्या, अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा। मुगल वंश में अकबर का जो कार्यकाल रहा, शासनकाल रहा, वह 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। एक क्वेश्चन, पहला एक क्वेश्चन बन गया, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605, कुल मिलाकर के 49 वर्षों का शासन रहा अकबर का। कितने वर्षों का, 49 वर्षों का शासन रहा। इसके पूरे इतिहास को अच्छी तरह से देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा परिचय जो है अकबर का वह देख लेते हैं। वो अकबर का जो पूरा नाम था वह क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का मूल नाम या अकबर का पूरा नाम पूछेगा, क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। याद हो गया होगा अकबर का पूरा नाम, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था वह भी याद करेंगे, 15 अक्टूबर 1542 पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अमरकोट में हुआ था, राजा बिरसाल के महल में। अब अकबर की माता का नाम क्या था, माता का नाम हमीदा बानो बेगम। कभी कभी आपको परीक्षा में यदि इसके माता का नाम पूछ दे, हमीदा बानो बेगम नहीं होगा तब मरियम रहेगा, ऑप्शन में क्या रहेगा, मरियम। अब पिता का नाम क्या था, हुमायूं। हुमायूं मुगल वंश के कैवें शासक, दूसरे शासक। हुमायूं का पुत्र कौन हुआ, अकबर। हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन हुआ, अकबर। और सुनिए कि अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ वह कब हुआ था, तो राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। राज्याभिषेक कब हुआ था, 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था, कालानौर पंजाब में। धार्मिक मान्यता जो है वह क्या है, दीन ए इलाही, एक नए धर्म की स्थापना किए थे कौन, अकबर। तो अकबर के द्वारा जो नए धर्म की स्थापना की गई, जिस धर्म को मानने के लिए वे तैयार थे वह धर्म कौन था, दीन ए इलाही। कहिया किए थे, तो 1582 में, याद रख लेंगे। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था, अकबर ने। कब किए थे, 1582 में। अब देख लेते हैं अकबर से संबंधित मुख्य बातें क्या। शासनकाल तो हम लोग ऊपर ही देख लिए, 1556 से 1605, कितने वर्षों का शासनकाल रहा, 49 वर्षों का। अच्छा, मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है, आगरा किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश में आगरा है, और आगरा में उन्होंने फतेहपुर सीकरी नामक एक नगर की स्थापना किए थे। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसके द्वारा किया गया, अकबर के द्वारा। अकबर की मृत्यु कहाँ हुई, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ है, आगरा में। आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहाँ है, भारत में। भारत में नहीं है। चलिए, तो हम लोग देख लिए क्या चीज़, मृत्यु से संबंधित अकबर का। अच्छा, अकबर के 6 बेटा 7 बेटी, 6 बेटा और 7 बेटी, जिनमें से एक महत्वपूर्ण बेटा जो हुआ अकबर का, जो अकबर का उत्तराधिकारी हुआ, वह हुआ कौन, जहांगीर। तो अकबर के उत्तराधिकारी के रूप में कौन चुना गया, जहांगीर। जहांगीर के अलावा भी अकबर के 5 पुत्र और था, और 7 पुत्री। 3-4 अकबर शादी भी कर रखा था।
सबसे अकबर में जो परिवर्तन लाई उसकी बेगम कौन? जोधा। जोधा अकबर आप लोग देखे होंगे, जोधा अकबर की सीरियल देखे हैं। तो जब जोधा से जब शादी हुआ तब अकबर के जीवन में बहुत परिवर्तन आया, बहुत कुछ बदलाव हुआ। कहानी में हम लोग आए तो सबसे पहले हम लोग उठाएंगे कहानी को कहाँ से? अकबर के जन्म से। अकबर के जन्म के बारे में हम आपको बताएं 15 अक्टूबर 1542 को। यह कहानी आपको हुमायूं से पढ़ा करके आए थे कि हुमायूं अपनी बीवी हमीदा बानो को अपने दोस्त विरसाल के महल में रख दिए थे। वहाँ पर 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। उसके बाद कुछ दिन तक अकबर का जो प्रारंभिक पालन पोषण हुआ था विरसाल के यहाँ से इसे लेकर के आ गया था कहाँ? हुमायूं का जो एक भाई था अस्करी के घर पे आ गया। तो इसका प्रारंभिक में पालन पोषण कहाँ हुआ था? अस्करी के यहाँ। अकबर को बचपन से दूध पिला करके पालने पोसने की जो काम की जो महिला, उसका नाम क्या था? माहम अनगा माहम अनगा। अकबर के जन्म के बाद अकबर को अपना दूध पिला करके जो पालने का काम की वह महिला कौन थी? माहम अनगा। पहले के ज़माना में क्या होता था कि राजा लोग रानी लोग क्या करते थे? बहुत सारे दास और दासी रखते थे। कोई भी काम अपने से रानी को करने की ज़रूरत नहीं होती थी। घर की जो भी कार्य होती थी सबके लिए दाई रखा जाता था। तो बच्चे के पालने के लिए भी दाई रखा गया था। वह कौन थे? माहम अनगा। यहाँ तक कि यह अपना दूध पिला करके अकबर को पाल पोस करके बड़ी की। कुछ समय तक अकबर विरसाल के महल में रहा। उसके बाद कहाँ चला आया था? अस्करी के महल में। कहाँ? अस्करी के पास आ गया था। अस्करी कौन था? हाँ, किसका चाचा? अकबर के चाचा, हुमायूं का भाई। तो कुछ दिन तक उसका पालन पोषण अस्करी के यहाँ हुआ और अस्करी के बाद चला गया किसके पास? हिंदाल के पास। हिंदाल के पास अकबर के पिता जो हुमायूं था वो कहाँ था? काबुल गेल था। कहाँ था? काबुल। किसके पास? कामरान के पास, अपने भाई कामरान के पास। कहला गया था घूमने के लिए, दिल्ली से उसे भगा दिया था। कौन भगाया था? शेर शाह सूरी। निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, भटक भटक के, कुछ दिन कहीं कुछ दिन कहीं कुछ दिन कहीं। वैसे स्थिति में हुमायूं अपने भाई कामरान के पास काबुल गया हुआ था और तब तक में उसके पत्नी और बेटा को उसका जो और भाई था जैसे अस्करी और हिंदाल वह रख करके कुछ समय तक पालन पोषण किया। उसके बाद से फिर से यह चला गया कामरान के पास। कहाँ चला गया? कामरान के पास। कहाँ? काबुल। काबुल चला गया था। वह ईस्वी सन याद कर लेंगे 1547 में। जन्म हुआ था 1542 में। बाद में 1547 में कामरान के पास कहाँ चला गया? काबुल। कहाँ चला गया था? काबुल में जब गया था तो वहाँ पर जा कर के जिस समय 42 से 47 में हुआ था, 5 साल का समय हो गया। जब अकबर 5 वर्ष का हो गया तब वह अच्छा से अपने मम्मी पापा के साथ मिला और तब पहचाना कि यह मेरी माँ है और यह मेरे पापा है। नहीं तो उससे पहले तक वह अपनी माँ समझता था। किसे? माहम अनगा को। माहम अनगा चूँकि दूध अपना पिला करके पाली पोसी इसलिए माँ के समान ही थी। जन्म देने से ज़्यादा महत्व कर्म देने वाला का होता है। अकबर के पिता हुमायूं 1555 ईस्वी में फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठे। उस समय भी युद्ध हुआ था। वह युद्ध था कौन? मछीवाड़ा का युद्ध। कौन था? मछीवाड़ा का युद्ध। मछीवाड़ा के युद्ध और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में। और इसी युद्ध में अकबर के साथ हुमायूं के साथ पहली बार अकबर भी भाग लिया था युद्ध में। कब? 1555 में। इस समय अकबर का उम्र कितना हो गया था? 13 वर्ष। समझ जाइए, 12-13 साल का लड़का शारीरिक रूप से भी विकसित नहीं, मानसिक रूप से भी विकसित नहीं है और उस समय वह अपने पिता के साथ युद्ध में भाग लिया।
तो अकबर के जीवन का जो पहला युद्ध हुआ वह अपने जीवन में पहली बार कब और किस युद्ध में भाग लिया, तो आ जाएगा क्या 1555 के मछुआरा युद्ध में। कितने वर्ष की अवस्था में? 13 वर्ष की अवस्था में युद्ध में भाग लिया। और इस युद्ध को क्या हुआ, हुमायूं जीत भी लिया था। जीतने के बाद वह दिल्ली की गद्दी पर बैठ भी गया और अपने पुत्र किसे, अकबर को सूबेदार बना करके भेज दिया। कहाँ? लाहौर। कहाँ भेजा था? लाहौर। कभी कभी आपको कोई कोई किताब में लाहौर लिखेगा, कोई कोई किताब में पंजाब लिखेगा, तो याद रखेंगे लाहौर रहे तो लाहौर, नहीं तो पंजाब रहे तो पंजाब। हुमायूं अपने पुत्र अकबर को सूबेदार बना करके भेज दिया था लाहौर। कब? 1555 में मछुआरा युद्ध के बाद। अकबर कहाँ चला गया? लाहौर। फिर से हुमायूं कहाँ बैठ गया? दिल्ली की गद्दी पर। 1555 की कहानी। संजोग ऐसा हुआ हुमायूं का भाग्य साथ नहीं दिया और 1555 के बाद जस्ट 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? हुमायूं की मृत्यु हो गई। कब? 1556 में। अच्छा, हुमायूं की मृत्यु आपको हुमायूं की कहानी में पढ़ाए थे, कहाँ हुआ था? दीन पनाह भवन। कहाँ? दिल्ली। दिल्ली के दीन पनाह भवन में हुमायूं की मृत्यु हो गई। अकबर उसका बेटा कहाँ है? लाहौर में। कब मृत्यु हुआ? 1556 में। 1 महीना तक आपको बताए थे कि लगभग 25 से 26 दिनों तक यह सूचना अकबर तक नहीं पहुंचा कि हुमायूं की मृत्यु हो गई। और न दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी यह कोई सुनसुनी ही पता नहीं चला कि हुमायूं की मृत्यु हो गई। इसलिए पता नहीं चला कि हुमायूं के साथ जो सेनापति के रूप में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बैरम खां। क्या नाम था? बैरम खां। बैरम खां कौन था? हुमायूं का सेनापति, जिस पर हुमायूं को सबसे ज्यादा विश्वास था और एक बहुत ही अच्छा योद्धा भी था। बैरम खां बहुत ही अच्छा योद्धा था, इसलिए हुमायूं इस पर सबसे ज़्यादा विश्वास भी रखता था। हुमायूं जब जब युद्ध करता था उसमें बैरम खां की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी हुमायूं को मदद करने में। युद्ध में बैरम खां अपना एक अलग ही अस्तित्व बनाए रखा। दुश्मनों के साथ मुंहतोड़ जवाब देने में सबसे आगे रहा बैरम खां। इसलिए हुमायूं का सबसे पसंदीदा, सबसे चाहती जो सेनापति था वह कौन था? बैरम खां। बहुत तेज तराक। हुमायूं को फिर से दिल्ली पर बैठाने में सबसे ज़्यादा योगदान रहा बैरम खां को। उसके आगे भी जितनी युद्ध हुई थी उस सब में बैरम खां की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसलिए हुमायूं का सबसे चाहते, सबसे पसंदीदा जो सेनापति था वह कौन था? बैरम खां। बैरम खां ने वही बात को शपथ करते हुए हुमायूं की बातों से वचनबद्ध होकर हमेशा हमेशा के लिए अकबर के संरक्षक बने रहे। अब कहानी आगे देखिए कि जब हुमायूं की मृत्यु हो गई, बैरम खां बहुत ही चालाकी से आसपास के साम्राज्य में भी यह सनसनी खबर नहीं लगने दिया कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है। नहीं लगने देने का 2 कारण। पहला कारण यह कि काबुल से वापस आकर के हुमायूं दिल्ली पर बैठा था। दिल्ली से अफगानियों को शेरशाह सूरी के वंश को ख़त्म करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। लेकिन दिल्ली के आसपास का जो छोटे मोटे साम्राज्य थे उस सभी जगह पर अभी अफगानियों का शासन था। यदि यह खबर आसपास के साम्राज्य में जैसे ही लगता कि दिल्ली से हुमायूं ख़त्म हो गया है, तुरंत सब अटैक कर देता दिल्ली के गद्दी पर। तो इसको बचाने के लिए और साथ ही साथ उत्तराधिकारी के रूप में अकबर को शासक बनाना था। चूँकि अकबर बहुत छोटा था, उसे तुरंत अपने पिता की मृत्यु का खबर मिलता तो वह भी घबरा जाता। वह पता ना राज्याभिषेक कर पाता कि नहीं कर पाता, बहुत कम उम्र का बालक था। इस 2 चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बैरम खां चालाकी से क्या किया, 26 दिनों तक मैटर को दबा करके रखा, लेकिन किसी को पता नहीं होने दिया कि हुमायूं की मृत्यु हो गया। और यहाँ से भेजा मिर्जा कासिम को, कहाँ? लाहौर, कि जाइए अकबर को वहाँ से बुला करके लेके आइए, दिल्ली में उसका राज्याभिषेक कराया जाएगा। दिल्ली से लाहौर के लिए निकल पड़ा कौन? मिर्जा कासिम। कौन गया? मिर्जा कासिम। मिर्जा कासिम जा करके वहाँ से अकबर को बुला करके लेके आ रहे थे दिल्ली। तभी जब तक कि अकबर दिल्ली पहुँचा भी नहीं था
कि रास्ते में ही पता चल गया कि दिल्ली पर आक्रमण हो गया अफगानियों का। तभी जल्दी जल्दी से मिर्जा कासिम ने क्या किए कि पंजाब के कालानौर में ही, अकबर लाहौर से चला था कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए, रास्ता में ही था, पंजाब पहुंचा था कि पता चला कि सूरी साम्राज्य, सूरी वंश के शासक आदिल शाह दिल्ली पर आक्रमण कर गया है। तुरंत में जैसे तैसे पंजाब के कालानौर में ही रोक करके अकबर को राज्याभिषेक करा दिया गया और घोषित कर दिया गया कि दिल्ली के अगले शासक अकबर है। तीसरे शासक के रूप में अकबर तो राज्याभिषेक कर लिए और राज्याभिषेक कहाँ पहुँचे, दिल्ली। जब दिल्ली पहुँचने वाले थे ही कि इधर से आदिल शाह के सेनापति और उधर से तैयार हो गए बैरम खां, किसके साथ, अकबर के साथ। अब मुगल वंश के शासक ना हो गया अकबर, तो अकबर के तरफ से सेनापति के रूप में बैरम खां और आदिल शाह के तरफ से सेनापति के रूप में हेमू। कौन था, हेमू। और इधर से अकबर के तरफ से कौन था, हाँ, अकबर के तरफ से था बैरम खां। कौन था, बैरम खां। और ये कौन था, हेमू। और दूसरे तरफ से बैरम खां। दोनों के बीच कहाँ, हरियाणा में, हरियाणा में युद्ध छिड़ गया। हरियाणा के किस जगह पे, जगह का नाम था पानीपत। कौन सा जगह, पानीपत। अब पानीपत में फिर से एक युद्ध हो गया, किसके किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच। माना जाता है अकबर और हेमू के बीच। कभी कभी ऑप्शन में आपको दे देगा बैरम खां और हेमू के बीच, दोनों के बीच युद्ध हो गया कहाँ, पानीपत में। तो यह कहला गया पानीपत का द्वितीय युद्ध। 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556 में, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। यदि इस युद्ध में यहाँ से अकबर हार जाता, बैरम खां हार जाता, तो क्या होता, एक बार फिर से सूर्यवंश यानी कि अफगानियों का फिर से शासन हो जाता दिल्ली में। तब पहली बार दिल्ली से अफगानियों को खत्म किए थे बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में। दूसरी बार दिल्ली पर फिर से आ गया था अफगानी और दूसरी बार भी अफगानियों को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया पानीपत के दूसरे युद्ध में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, 5 नवंबर 1556। किसके किसके बीच, ज्यादातर आपको क्वेश्चन पूछेगा किसके किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच। किसके किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर के तरफ से सेनाओं का नेतृत्व कौन कर रहे थे, बैरम खां। बैरम खां देखिए, इस समय अकबर, कोई शक्तिशाली अकबर के पास सेना नहीं था। जिस समय पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप था बाबर के पास, उसके बाद बारूद था, बम था, उसके बाद अच्छे अच्छे तोपची थे, तब ना वो प्लस में तुलगामा पद्धति था। कई एक तरीका से बाबर विजय प्राप्त किया था। लेकिन अभी 14 वर्ष का मात्र नया नया बच्चा है, 14 साल की अवस्था में ही राज्याभिषेक किया था। 14 वर्ष का नया शासक, जिसे अभी युद्ध के बारे में कोई विशेष जानकारी भी नहीं था। एक युद्ध में पिता के साथ भाग लिया था, विशेष जानकारी भी नहीं था इसे युद्ध कैसे होता है। और इसको पल्ला पड़ गया अफगानी के शक्तिशाली शासक आदिल शाह से और शक्तिशाली सैनिक सेनापति हेमू। ऐसा माना जाता है कि हेमू 24 युद्ध में भाग लिया था, 24 को युद्ध किया था और 24 युद्ध का नेतृत्व हेमू किया, जिसमें 22 युद्ध जीता हुआ था। और उसके साथ टक्कर में आ गया था कौन, अकबर, कमजोर सेनापति लेकर के। और ऐसा हुआ कि पूरे अकबर 0 हो गया था, हारने के पूरे लास्ट कगार पर आ गया। जैसे मैच ना होता है 2020 नाम, कोई एंगल से कहा नहीं जा सकता था कि अकबर जीतेगा। समझ जाइए लास्ट ओवर में 6 बॉल पर 6 विकेट गिर गया और इधर मैच जीत हो गया अकबर का। वही तरीका यहाँ पर हुआ था और वह तरीका किसने अपनाया था, बैरम खां। यहो कम नहीं था बैरम खां। बैरम खां क्या किया, अकबर जब डरने लगा, अकबर उसे डर हो गया कि अब हम नहीं जीतेंगे, हार जाएंगे, तो अकबर को अच्छा से साइड कर दिया बैरम खां। अकबर को शांत करके पीछे रख दिए
और अपने आगे होकर के ये तुलगामा पद्धति तो नहीं अपनाए थे, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल किए थे। ये अपने सेनापतियों को कह दिए थे कि जब तक मेरा आदेश न हो तब तक कोई भी निशानेबाजी नहीं करेगा, मतलब तीर नहीं चलाएगा, धनुष नहीं चलाएगा। भाला जितना चलाना है चलाओ, लाठी तलवार फरसा जितना चलाना है चलाओ, धनुष का इस्तेमाल जब तक नहीं कहेंगे तब तक कोई नहीं करेगा। और इस समय जो युद्ध हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध, हेमू बीच में था, हाथी पर सवार बीच में, आगे से बहुत सारे सेनापति, चारों तरफ सेनापति, या बीच में कौन था? हेमू। और इधर में अकबर बैरम खां के तरफ से बहुत सारे सेनापति। इसके पूरा सेनाओं में लगभग 80% सेना अकबर का खत्म हो गया था, 20% ही बचा था। एक भी धनुष नहीं चला, एक भी तीर इधर से जाकर के नहीं लगा। हेमू को लगा कि इसके तरफ से कोई निशानेबाज नहीं है धनुष चलाने वाला, अब हम आगे निकलते हैं। तो हेमू हाथी पर सवार होकर के आगे निकला कि 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा हो गया, 8 घंटा में एक भी धनुष नहीं चला उधर से, मतलब कोई निशानेबाज नहीं है। और सभी निशानेबाज को अकबर छुपा करके रखा था कि बैरम खां छुपा करके रखे हुए था कि जब तक हम न कहें तब तक एक भी धनुष नहीं चलाना है। जैसे ही हेमू बीच में से निकल के सामने हाथी पर सवार होकर के जाता है बैरम खां को मारने के लिए, तैसे ही बैरम खां की तरफ से लगातार धनुष चलना शुरू हो गया और हेमू के जाकर के आंख में छेद दिया। हेमू के आंख में जैसे ही धनुष लगा, हेमू गिर करके हाथी के नीचे आ गया। जैसे ही हेमू गिर करके हाथी के नीचे आया, बैरम खां के पूरा सेनापति हेमू को पकड़ के घसीटते किसके पास ले गया? अकबर के पास। अकबर के पास ले गया। पूरे उधर हेमू के सेनाओं में क्या हो गया? हाहाकार हो गया कि हेमू मारा गया, हेमू मारा गया, हेमू गिर गया हाथी पर से, हेमू मारा गया। उसके सेनाओं में भगदड़ मच गया। हेमू का सेना रन छोड़ करके पीछे की तरफ भाग गया और अकबर के सामने आ गया कौन? हेमू। इस तरह से अकबर जीत गया और हेमू हार गया। पानीपत के दूसरा युद्ध किसके बदौलत, किसके हिम्मत पर? बैरम खां के हिम्मत पर पानीपत का दूसरा युद्ध जीता गया। हेमू की हार हो गई और उसके बाद अच्छा से अकबर को सही सलामत फिर से ढोल ताशा बजाते हुए दिल्ली की गद्दी पर राज तिलक लगा करके बैठाया गया। तो इस तरह से अकबर दिल्ली के शासक के कैमे शासक के रूप में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे? तीसरे शासक के रूप में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1556 से लेके 1560 ईस्वी तक जो अकबर का कार्यकाल रहा, यह बैरम खां के नेतृत्व में रहा। किसके नेतृत्व में? चूंकि अकबर अनभिज्ञ था, उसे कोई ज्ञान था नहीं, कोई चीज़ का नॉलेज नहीं था, और बैरम खां पूरा अनुभवी था, साथ ही साथ अकबर के संरक्षक भी था। तो अकबर को चलाना, उसको मदद करना इसका कर्तव्य था। तो वह अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अकबर के अंगरक्षक बने रहे और बैरम खां के नेतृत्व में ही अकबर ने 56 से 60 तक शासन किया। अब घटना क्या हुई इसके बाद कि साम्राज्य के कुछ लोग, बहुत सारे तो अफगानी आसपास में था, वो सबको बैरम खां से नफरत था कि बैरम खां यदि नहीं होता तो अकबर जीतता नहीं, हम लोग का फिर से दिल्ली में हमारा शासन रहता। तो इसलिए कुछ अफगानियों का नफरत था बैरम खां से, और कुछ अकबर के दरबार में भी कुछ ऐसे मंत्री थे, उन मंत्रियों को भी बैरम खां से दिक्कत था कि बैरम खां सबसे आगे है, सबसे ऊपर वजीर के पद पर है। जैसे जैसे बैरम खां कहता है वैसे वैसे अकबर करता है, हम लोग का तो कोई महत्व ही नहीं है। तो बहुत ऐसे मंत्री थे जिनको बैरम खां से भी तकलीफ था। सबसे ज़्यादा तकलीफ महाम अनगा को था। ये बुढ़ी क्या करते थे? अकबर को कान भरने का काम करते थे कि बैरम खां को हटाओ, वजीर के पद पर से उसे हटाओ, बैरम खां तुम्हारे खिलाफ कुछ बोलते रहता है, वो कहता है कि हम ही तो शासक के रूप में है, हम जैसे कहते हैं तैसे अकबर चलता है। अकबर के कान भर देती थी कुछ कह के बैरम खां के प्रति। और फिर
अकबर की अनुपस्थिति में बैरम खां को आकर के कुछ कुछ कह देती थी कि अकबर ऐसे कह रहा है, आपको बैरम खां को निकाल देंगे समाज से, उसे नहीं रखेंगे, वो अपना मनमानी चलाता है, हमको अपने मन से चलने नहीं देता है, हमको शासन नहीं चलाने देता है, वो जैसे कहता है वैसे हमको करना पड़ता है, अब हम बैरम खां को निकाल देंगे अपने साम्राज्य से। ये महाम अनगा कभी कभी अकबर के कान भरते थे, कभी कभी बैरम खां के कान भरते थे। बैरम खां होशियार था, समझदार था, वह इसकी मनोवृत्ति को समझ गया था। वह थोड़ा भी इस बात से तकलीफ नहीं महसूस करता था, न कभी अकबर से पूछा कि आप हमारे खिलाफ काहे कुछ बोलते हैं या हमको निकालना चाहते तो निकाल दीजिए। वो इसके बातों को कभी भी अपने दिल पर नहीं लिया, क्योंकि वह इसके मनोवृत्ति को समझ गया था। कौन नहीं समझा था? अकबर नहीं समझा। बेचारा बाद में आकर के क्या किया, अकबर चला गया कुछ दिन के लिए दिल्ली छोड़ करके। कहाँ चला गया? आगरा चला गया। जब अकबर का पूरा मन भर दिया, उसे भी ऐसा लग गया कि सही बात है कि जैसे जैसे कहता है ना वैसा ही हमको करना पड़ता है, तो हम नाम के राजा हैं, पूरा तो काम वही करता है बैरम खां। अब हम छोड़िए देते हैं, इतने से चल जाते हैं आगरा। छोड़ करके कहाँ चला गया? आगरा। और आगरा जा कर के अपने कुछ ज़्यादा चाहते सेनापति को अपने पास बुला लिया। कुछ साम्राज्य के लोग भी चले गए आगरा, और आगरा में जाकर कहीं प्लानिंग हुआ कि अब बैरम खां को वजीर के पद से हटा देना। आगरा में प्लानिंग हो गया, वहां से घोषणा कर दिए, दूसरे व्यक्ति को वजीर के पद पर बना दिए, बैरम खां को वजीर के पद से हटा दिए। और फिर से पुनः दिल्ली आए, और दिल्ली आने के बाद बैरम खां से कह भी दिए कि आप वजीर के पद से हट जाइए, और आप कोई छोट मोट मतलब कोई साम्राज्य को देखना है तो उसको देखिए, उधर देखना है तो उधर देखिए, और नहीं तो आप सब कुछ को संन्यास करके आप तीर्थ यात्रा पर चले जाइए। कहाँ तीर्थ यात्रा पर? मक्का की तीर्थ यात्रा, जिसे क्या कहा जाता है? हज पर चले जाइए, हज की यात्रा पर चले जाइए। बैरम खां पूरी कहानी को समझ गया। बैरम खां भी समझ गया कि यह कान भरते थे। कुछ मंत्रिमंडल में भी कुछ मंत्रियों को तकलीफ था। सभी के चढ़ाने पर अकबर ने क्या किया? बैरम खां को वजीर के पद से हटा दिया। कब? 1560 में। कब? 1560 में। 1560 में बैरम खां वजीर के पद को छोड़ करके वे हज की यात्रा पर निकल गए। और हज की यात्रा पर जब निकले तब 1561 ईस्वी में 1561 ईस्वी में गुजरात के पाटन में मुबारक खां लोहानी ने क्या किया? ये अफगानी था मुबारक खां लोहानी, इसे भी बैरम खां से तकलीफ था। अब यह क्या किया? बैरम खां की हत्या कर दिया। कहाँ? गुजरात के पाटन में। कब? 1561 ईस्वी में। कब? 1561 ईस्वी में। बैरम खां की हत्या किसने किया? बैरम खां कौन था? हुमायूं के सेनापति, अकबर के संरक्षक कह सकते हैं। अच्छा, उसकी हत्या किसने किया? मुबारक खां लोहानी ने। वह अकबर के साम्राज्य से कैसे निकला? हाँ, अहम अनगा द्वारा अकबर के कान भरने पर उसे साम्राज्य से निकाल दिया गया। निकलने के बाद वे हज की यात्रा पर जा रहे थे, तो रास्ते में अफगानियों ने क्या किया? गुजरात के पाटन में बैरम खां की हत्या कर दिया। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब बैरम खां की हत्या तो हो गया, इसकी खबर मिला अकबर को। अकबर को जैसे ही खबर मिला कि बैरम खां की हत्या हो गया, उसके बाद अकबर को सारा कहानी समझ में आया। वह बहुत अफसोस किया। अकबर बहुत अपने आप में दुख महसूस किया कि हम बहुत बड़ी गलती किए हैं। बैरम खां को निकाल करके, बैरम खां नहीं होता तो आज हम दिल्ली के शासक नहीं होते। हमें दिल्ली के शासक बनाने वाले बैरम खां ही थे, वे हमारे अंगरक्षक थे। अब अकबर अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगा।
अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगा। वह जब तक बैरम खां था तब तक वह अपने आप को बहुत शक्तिशाली शासक मानता था। धीरे धीरे आगे चल कर के वो और कुछ युद्ध किया, छोटे बड़े युद्ध करते करते जीतते जीतते उसका हौसला बढ़ा। लेकिन जब बैरम खां मरा था वह उस समय अपने आप को बहुत कमज़ोर समझ लिया था, उसका हिम्मत पूरा टूट गया था। यदि उस समय कोई अफगानी चाहता ना फिर से अकबर पर आक्रमण करना तो आसानी से जीत जाता, अकबर को हरा करके फिर से चढ़ाई कर लेता। लेकिन बैरम खां मरा तो मरा, तब तक ले वह साम्राज्य विस्तार भी बहुत कर लिया था और अधिक सेना भी बढ़ा लिया था। अकबर को एक मजबूत स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया था। तब अकबर उसे अपने साम्राज्य से निकाल दिया था। मर तो गया बैरम खां। बैरम खां का एक बेटा था अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम को अकबर बुला करके अपने दरबार में ले आया, रखने लगा। अब्दुल रहीम कौन था? बैरम खां का पुत्र था। 11-12 साल का यह भी लड़का था। अब अकबर देखा कि जब जिस समय मेरा उम्र नहीं था उस समय मुझे संभाला कौन? बैरम खां। आज बैरम खां की जब हत्या हो गई तो उसके पुत्र को संभालने का काम मेरा है। तब क्या किया? अकबर अब्दुल रहीम को अपने दरबार में ले आया, अपने पास रखा, अच्छे जगह पर उसे पढ़ाया लिखाया और इसे बहुत बड़े विद्वान बना दिया, बहुत बड़े विद्वान। जहाँ पर अकबर अपने बच्चों को पढ़ाया जिस स्कूल में, उसी स्कूल में अब्दुल रहीम को भी पढ़ाया और ये बहुत अच्छे जब विद्वान बन गए तो अकबर द्वारा इन्हें खाने खाना की उपाधि दिया गया। तब इसका पूरा नाम हो गया अब्दुल रहीम खाने खाना। और ये इतना विद्वान हो गए कि कई एक भाषाओं का ज्ञान इसे हो गया। कौन कौन भाषा? अरबी भाषा, फारसी भाषा, उर्दू भाषा, हिंदी भाषा, हाँ तुर्की भाषा, कई एक भाषाओं का ज्ञान हो गया अब्दुल रहीम को। तो उसी समय अकबर के समय ही बाबर की जो जीवनी थी, बाबरनामा, जो कि किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में। उसका यह फारसी अनुवाद किया था अब्दुल रहीम और उसी समय अकबर ने इसे खाने खाना की उपाधि दिया था। तब इसका पूरा नाम हो गया क्या? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब सुनिए, अब कहानी में हम लोग आगे चलते हैं। 1500 कहाँ तक गए हुए थे? 1560-61 तक। कौन मर गया? बैरम खां मर गया। बैरम खां मर गया तब 1560 से लेकर के 1562 तक, 1560 से लेकर के 1562 तक 2 वर्षों तक अकबर का जो शासन रहा वह शासन, अब अकबर को सलाह देने वाली यही थी महान अनगा। मेन सलाह देने वाले जो सलाहकार थे वो तो ख़त्म हो गए। अब इसके कहने पर, इसके बातों पर जैसे जैसे यह कहती थी वैसे वैसे अकबर शासन कर रहा था। तो 2 वर्षों का जो शासन रहा ना अकबर का, यह कहलाया पर्दा प्रथा का शासन। क्या कहलाया? पर्दा प्रथा का शासन। कब से कब तक? अकबर का कब से कब तक का शासन काल पर्दा प्रथा कहलाया? 1560 से 1562 तक, या इसी को कहा जाता है पेटीकोट का शासन। पेटीकोट का शासन कहा जाता है। ये 2 साल में अकबर को महसूस हो गया कि उसके साम्राज्य का विस्तार बिल्कुल बढ़ा नहीं, जबकि माइनस में चला गया, घट गया। जब बैरम खां था, बैरम खां सलाहकार था, वजीर के पद पर था, तो दिन प्रतिदिन इसका साम्राज्य बढ़ रहा था, यह विख्यात शासक के रूप में उभर रहा था। लेकिन उसके मरने के बाद 2 साल की जो समय रहा वह, उसमें उसे महसूस हो गया कि वह बहुत माइनस में जा रहा है। 1562 में ही, 1562 में क्या हुआ था? जोधाबाई से शादी हुआ था अकबर का। जोधाबाई कहा जाता है कि जोधाबाई से अकबर का विवाह हुआ। इससे पहले अकबर का विवाह हुआ था उसके चाचा के बेटी रुकैया बेगम से। और कौन से चाचा? हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम।
अकबर का पहला शादी किसके साथ हुआ था? हिंदाल के पुत्री रुकैया बेगम से। बाद में 1562 में शादी हुआ किससे? जोधाबाई से। जोधाबाई से शादी करने के बाद अकबर में बहुत परिवर्तन आया और उसके बाद फिर से उसका साम्राज्य जो पीछे माइनस में जा रहा था वह फिर से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। जोधाबाई से जब शादी हुआ तो जोधाबाई पढ़ी लिखी बहुत अच्छी नेक विचार की महिला थी। जब इससे अकबर की शादी हुआ था यह अकबर को अच्छे अच्छे सलाह देने लगे और उसके बाद अकबर इसके सलाह पर जो समय अपने साम्राज्य को चलाया उसमें क्या हुआ, अच्छा अकबर काम भी करने लगा। जैसे 1562 में क्या किया, दास प्रथा को खत्म कर दिया। अकबर दास प्रथा कब खत्म किया था? 1562 में। 1563 में क्या किया था? 1563 में तीर्थ यात्रा पर कर लगता था। तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था ना, टैक्स, वह कर को खत्म कर दिया। जोधाबाई कही थी कि जब कोई आदमी हज की यात्रा पर जाता है तो उसे कर नहीं देना पड़ता है, तो हिंदू लोग यदि कोई तीर्थ यात्रा पर जाता है तो उसे कर क्यों देना पड़ेगा? उसे भी कर से मुक्त करिए। जब हज की यात्रा पर मुस्लिम जाता है तीर्थ यात्रा करने के लिए तो उसे कोई कर नहीं देना पड़ता, तो जब हिंदू अपना तीर्थ यात्रा पर जाएगा तो उसे क्यों कर दिया जाएगा? उसे भी कर से मुक्त करिए। तो देखिए जोधाबाई को बात मानते हुए क्या किया था, तीर्थ यात्रा का जो कर था उसे अकबर ने समाप्त किया था। अब 1562 में क्या किया था, दास प्रथा को खत्म किया था। दास प्रथा को खत्म किया था 1562 में। 1563 में तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था उसे खत्म किया। अब 1564 में जजिया कर जो गैर इस्लामियों से लिया जाता था, मुस्लिम से नहीं लिया जाता था, हिंदुओं से लिया जाता था। तो वो कही कौन, जोधाबाई कही अकबर से कि यह कैसा कर है, जब राजा का काम है कि कर जब लगा तो सब पर एक समान, मुस्लिम से नहीं लेना हिंदू से लेना, यह अच्छा बात नहीं है, राजाओं के लिए अच्छा नहीं, इसे खत्म किया जाए। तो जोधाबाई की बात को मानते हुए अकबर जजिया कर को भी खत्म कर दिया। अब कहानी हो गया बहुत बड़ा, तो आज की कहानी को इतने रोकते हैं, फिर आगे की कहानी को कल